नमस्कार, मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, रेलवे एसएससी के लिए हम लोग जो मैथ पढ़ते थे, जीके का वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता हूं। जो जीके जीएस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज भले ना वैकेंसी हो, लेकिन ये जीके जीएस का वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आगे चलकर कोई भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। आपको उस समय प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए 11th 12th ये सारे कॉलेजेस या ट्यूशन सारे बंद हैं, तो मैंने सोचा है कि ये 11th 12th का कुछ वीडियो अपलोड कर दूं, कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस अपलोड कर दूं, जिससे आपके आसपास जो फ्रेंड होंगे या फिर जो भाई बहन होंगे उनको फ़ायदा हो। तो मैंने अब 11th 12th का भी कुछ वीडियो अपलोड करने का निश्चय ले लिया, फैसला ले लिया है। तो साथ ही साथ आपको कम्पिटिटिव क्लासेस का भी वीडियो मिलेगा, 11th 12th का भी मैथ्स का वीडियो मिलेगा, और भी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। ये सारे कुछ आपको मिलने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू रहें। आज हम लोग 11th 12th का 11th में हम लोग पढ़ाएंगे सेट्स, समुच्चय। देखिए, जो कम्पिटिटिव के भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेट्स जानना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आगे आप हायर लेवल का कोई भी तैयारी करेंगे तो ये सब अगर नॉलेज रहेगा तो आगे बहुत सारे चीज़ों में काम देता है। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, कम्पिटिटिव का वीडियो भी 1-2 दिन में मैं टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे चैप्टर अपलोड करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले सेट्स का वीडियो शुरू कर रहा हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो हम लोग अभी सेट्स का बात कर रहे हैं, और सेट यानी समुच्चय, समझिए। तो समुच्चय का जो बात कर रहे हैं, कितने तरह के समुच्चय होते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी बुक का, यानी चाहे तो बिहार सरकार का हो, झारखंड सरकार का हो, ये सारे क्वेश्चन जो भी उस बुक में आते हैं वो आ जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो या चाहे तो आप राजस्थान सरकार का हो। ये जो गवर्नमेंट स्कूल का जो 12th क्लास का होता है एनसीईआरटी, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेट होता क्या है, यानी समुच्चय होता क्या है। सेट यानी कि समुच्चय, सेट लिख लेंगे सबसे पहले। सेट यानी समुच्चय होता क्या है, देखिए, सेट यानी समुच्चय, समुच्चय होता क्या है, तो सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं। देखिए, अगर हम फल कह रहे हैं तो फल में कौन कौन से फल आ सकते हैं। फल में बहुत सारे फल आते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आम है, अनार है, केला है, अमरूद है, तो ये किसका समूह है, ये फलों का समूह है। लेकिन अगर हम कहें कि आम है, अनार है, बैंगन है, आलू है, तो क्या ये कोई समूह बनेगा? ना फल का बनेगा, ना सब्जी का बनेगा। तो समुच्चय होता क्या है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित जो समूह होता है। सुपरिभाषित का मतलब कि परिभाषित, अगर हम फल कह रहे तो हमको क्लियर हो जाएंगे कि उसमें फल ही होगा। अगर हम सब्जियों का समूह करें तो हम क्लियर हो जाएंगे कि उसमें सब्जियां ही होगी। अगर हम सपोज डेट मान लेते हैं कि इंडिया के 10 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी हम ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को शामिल कर लें, सोचिएगा 10 खिलाड़ी इंडिया का है और 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का है। अब हम इसको कह सकते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का समूह कह सकते हैं। 10 खिलाड़ी चूंकि इंडिया का है, 2 ही है आपका ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का समूह नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का समूह कैसे कहेंगे, क्योंकि 2 तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। लेकिन इसको एक चीज़ कह सकते हैं, एक चीज़ ये कह सकते हैं कि खिलाड़ियों का समूह, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी हो या ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो वो हैं, भले वो भारतीय खिलाड़ी नहीं है। तो जब भारतीय टीम के खिलाड़ियों का समूह कहा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कहेंगे खिलाड़ियों का समूह तो उसमें वो आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम कहेंगे कि भारत के नदियों का समूह, तो भारत के नदियों का समूह अगर हम कहते, सपोज समझिए, अगर हम कहते हैं भारत के नदियों का समूह, तो इसमें भारत में जितनी भी नदियां बहती है वो सारी आ जाएंगी। अब भारत में बहने वाली नदी का अगर हम समूह कहते हैं
और अगर चाइना वाला को हम शामिल कर लेंगे या फिर अमेरिका वाला को शामिल कर लेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हम कहते हैं कि स्वर वर्ण यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर्ण वर्णों का समूह, स्वर वर्ण यानी वॉवेल का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समूह। समझिए, मान लेते हैं कि एक समुच्च है ए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण कौन होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो सकता है, ये होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल है, हम उसके बारे में बात किए। तो डिफिनेशन आप लोग हम बोलते जाएंगे, आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन भी चाहे तो, कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्च कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड समूह को समुच्च कहते हैं। पहला चीज हो गया। अब देखिए बात आता है, अब बात आता है कि समुच्च जो होगा, समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर जो समुच्च होगा, लिखते जाइएगा कि जो समुच्च होगा, तो किसी भी समुच्च को मान लेते हैं कि एक समुच्च है, मान लेते हैं कि एक समुच्च है, इसमें बहुत सारे, देखिए एक समुच्च हम दे दिए, इस समुच्च में अगर हम कह दिए कि ए, ई, आई, ओ, यू है, तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है ना, इसको हम लोग कहेंगे अवयव। क्या कहेंगे? अवयव, या इसको कहेंगे हम लोग सदस्य। इसको क्या कहेंगे? सदस्य कहेंगे। ये समुच्च में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे जो है, ये सारे हैं आपका अवयव, या इसको कहेंगे हम लोग सदस्य। अवयव या क्या कहेंगे? सदस्य कहेंगे। क्लियरली जान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि, और ध्यान दीजिए कि ये तो अवयव या सदस्य हो गया, लेकिन समुच्च को हम लोग कभी भी ये करली ब्रैकेट यानी मंझली कोष्ठ के अंदर रखेंगे। समुच्च के अवयवों को कभी भी मंझली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब बताइए, कहीं भी अगर हमको बोलना रहेगा कि कौन सा समुच्च है, तो हम लोग ऐसे थोड़े बोलेंगे मंझली कोष्ठ के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो इसको कुछ ना कुछ दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समुच्च को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से, जैसे समुच्च ए, तो समुच्च ए से हमको मतलब हो गया कि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू सदस्य है। समुच्च कौन सा है? ए। कोई और भी नाम रख सकते थे, समुच्च बी भी, लेकिन इसको हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समुच्च को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। पहला चीज हो गया, एक लिख लीजिएगा। दूसरा चीज क्या लिखेंगे कि समुच्च के सदस्यों को, जो भी सदस्य है, तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से, अगर अंग्रेजी के में दिया हुआ है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। दो चीज हो गया। जो अवयव होगा, अवयव के बीच में ये कॉमा देना जरूरी है। देखिए, ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे भी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बीच में आपको कॉमा देना जरूरी है। ए, ई, आई, ओ, यू, कॉमा देना आपको जरूरी है, ये अति आवश्यक है। ये चीज हो गया। तो ये हो गया, ये आपका समुच्च का बेसिक चीज हम बता दिए कि समुच्च अगर होगा तो उसमें ये क्या होगा, तो ये अवयव होगा। अब देखिए, अवयव अगर है, मान लेते हैं कि एक समुच्च ए है, यहाँ पर यही रहने दीजिए, एक समुच्च ए है, इसका अवयव कौन सा हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू अवयव हो गया। मान लेते हैं एक समुच्च ए है और इसका अवयव कौन सा हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू इसका अवयव है। दूसरा समुच्च मान लेते हैं, दूसरा समुच्च बी है, इसमें अवयव क्या है? इसमें अवयव मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये अवयव हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये अवयव या सदस्य, इसको हम दर्शाएंगे कैसे? ये जो ए है अवयव है समुच्च ए का, तो इसको दर्शाने का तरीका है, ये जो साइन देख रहे हैं ना, साइन देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, याद रखिएगा। सब नाम को क्या कहते हैं? ये जो साइन है, ये जो साइन है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी अगर हमको दर्शाना होगा कि ये जो ए है, ये जो स्मॉल ए है, ये सदस्य है समुच्च ए का, तो कैसे दर्शाएंगे? तो इसको दर्शाएंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से अगर ई को दर्शाना होगा तो ई बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सदस्य है, इसका मतलब हो गया कि स्मॉल ए जो है सदस्य है ए का। ठीक है। उसी तरह से हो गया कि ई सदस्य है ए का। चलिए, ए तो हो गया बात कि अगर ये सदस्य है तो दर्शाएंगे कैसे। ये क्लियर हो गया कि ये सदस्य है तो इसको हम दर्शाते कैसे हैं। तो ये सदस्य है ए का, ई सदस्य है ए का, बस इस तरह से इसको दर्शाएंगे। तो ए समुच्च हो गया, ए इसका सदस्य हो गया। हम ये भी बता दिए, सबसे पहले जानना है कि जो समुच्च होगा उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसमें जितने भी अवयव हैं या उसको जो मंझली ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको अवयव या सदस्य कहते हैं, ये भी आपको ज्ञात हो गया।
दूसरा चीज समुच्च को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्च कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि मान लेते हैं कि एक समुच्च लिख दिए, देखिए आप नोट करते जाइएगा, कोई भी चीज है थोड़ा हम टाइम देंगे, बीच बीच में रुकेंगे, चलिए नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं या 10-20 सेकंड रुक जाएंगे बीच में, आप लोग नोट करिएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको 1-2 बार और रिवीजन करके देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, जो जहाँ डिफिनेशन का जरूरत है वो मैं बोलूँगा, आप सुनिएगा, पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप घर बैठे बैठे भी 11th-12th का तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए एक चीज इसमें हम बता रहे हैं कि अगर अवयवों की संख्या मान लेते, इसमें बोलेगा अवयवों की संख्या, इसको हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। समझिए बात को, अगर हम कहते हैं कि नंबर, इसको मिटा देते हैं, अगर हम कहते हैं कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या या सदस्यों की संख्या, यानी इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो भी समुच्चय रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो इसमें कितने हैं समुच्चय, इसमें अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5। अगर यहाँ पर कुछ और रहता, मान लेते हैं यहाँ पर रहता A B C D E F, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6। तो ये अवयवों की संख्या आप लोग समझ गए कि इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, उससे डिनोट करते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय है ना, तो रिक्त समुच्चय का बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। जैसे देखिए कि रिक्त समुच्चय है क्या, देखिए रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, देखिए एक समुच्चय मान लेते हैं कि है और इसमें कोई सदस्य नहीं है, एक समुच्चय है, इसमें कोई सदस्य, कोई भी सदस्य नहीं है। तो अगर कोई सदस्य ना हो तब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए इस वीडियो को वैसे स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो कि 11th-12th का जिनको एग्ज़ाम देना है, अभी लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो क्योंकि हम ये बताते जाएंगे कि सारा 11th का जो भी क्लास है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर 12th का भी वीडियो डालेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घर में बैठे हुए हैं, 11th का क्लास करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो अभी वो हम पूरा का पूरा क्लास एकदम आसान भाषा में आपको कराएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिक्त समुच्चय क्या हो गया, तो रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए अब इस रिक्त समुच्चय को हम लोग डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते, कहीं लिखना रहेगा तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं रिक्त समुच्चय को, ये फाई से दर्शाते हैं। तो ये फाई लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये रिक्त समुच्चय है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय है तो इसको ऐसे दर्शा देंगे। तो ऐसे दर्शाने का मतलब ये नहीं है कि ये रिक्त समुच्चय, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया 1, इसमें एक सदस्य 5 हो गया। तो रिक्त समुच्चय ऐसा रहेगा तो मत समझिएगा, ऐसा रहेगा तो समझिएगा रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें तो एक अवयव है ही। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ लिखा रहे तो समझिए कि ये रिक्त समुच्चय है। हाँ, कभी ऐसा अगर लिखा रहे कि a इक्वल टू इसमें 0, तो ये भी मत समझिएगा कि इसमें तो 0 है, कोई अवयव नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 1 है, एक सदस्य है और वो सदस्य का क्या नाम है, 0 है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज करती है, वो चीज़ हम बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। देखिए ये नोट कर लिए। अब देखिए एक चीज़ और इसमें हम बता दे रहे हैं, एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ है,
ठीक है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है और इसमें आपको दिया हुआ है कि इसके अंदर एक फाई, ये फाई है। ठीक है, अब बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये समुच्चय दे दिया। ठीक है, एक मंझली कोष्ठ है, करली ब्रैकेट है, फिर एक बीच में फाई है, फिर ये बंद है। अब बोलेगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो देखिए इसके अंदर में कोई कॉमा नहीं है। हम क्या बोले थे कि समुच्चय के अवयवों के बीच कॉमा जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, तो हम लोग ये पूरा सिस्टम को एक अवयव मानेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बात को समझिए, अगर हम ऐसे रखते थे कि ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0 हो जाता था, अवयवों की संख्या शून्य हो जाती थी। अगर हम इसी चीज को कहें कि ए इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 है और ए इक्वल टू अगर ऐसे कहें कि ये इसमें बीच में कॉमा लगा दें, तो कॉमा लगाने का मतलब है कि ए जो समुच्चय है उसका एक सदस्य ऐसा वाला है, एक सदस्य ये है और एक सदस्य ये है, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 3। तो इस चीज़ों को हमको समझने का जरूरत है। अब देखिए समुच्चय को हम लोग दो विधि में लिखते हैं, ये कौन सा विधि है जो ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं, तो हम आपको उसी चीज का बारे में बताएंगे। समुच्चय को व्यक्त करने का दो विधि है, दो विधि क्या है अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये लिखते जाइएगा, जो भी चीज है लिखते जाइए, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, दिक्कत नहीं होगा, इतना गारंटी है। बस चीज़ों को समझिए और कोशिश कीजिए उसको रिवीजन करके देखेंगे। हाँ, और जो भी देखिए, अगर आप 11th का तैयारी करते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी इच्छुक है, चाहते हैं कि आगे चल के कोई सरकारी नौकरी ले, तो हमारा सारा वीडियो चैनल में आता है, किन्हीं और लोगों को भी बताइए और उनको भी ये चीज़ बताइए। दोनों चीज़ देखिए, मैथ्स मतलब हम सारा मैथ पढ़ाते हैं, चाहे तो कॉम्पिटिटिव का हो या फिर 11th 12th हो, मैथ मतलब मैथ, चाहे जो भी मैथ्स हो। ठीक है, और सारे वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आए। अब वो पसंद आना नहीं आना वो आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर हम इतना देर से बोल रहे हैं, अभी तक हमने आपको ये नहीं बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियो मिले, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कम से कम लाइक तो आप बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो समुच्चय को व्यक्त करने का दो तरीका है, सेट को व्यक्त करने का, समुच्चय को व्यक्त करने का दो तरीका है। पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इसको हिंदी में बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे तो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा तरीका है ये है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, दो तरीका है, एक हो गया रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोलेंगे, और दूसरा सेट बुल्डर फॉर्म। देखिए, एक हो गया रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए दोनों में अंतर समझिए। रोस्टर विधि जो हो गया ए वाला, जैसे ए इक्वल टू हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या है, इसी को हम ऐसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि यानी एक सांकेतिक भाषा हो गया। समुच्चय निर्माण विधि का मतलब हो गया कि एक सांकेतिक भाषा। तो वो समुच्चय निर्माण विधि क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे ए है एक समुच्चय, तो समुच्चय निर्माण विधि में इसी को लिखेंगे। देखिए पहले आपको संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरह से संख्या के बारे में पूर्णतः आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कौन सा संख्या लिखा हुआ है, फिलहाल अभी हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है, प्रकृत संख्या है। जो संगिनती के संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए इक्वल टू एक्स सच डेट, ये जो साइन है इसको बोलते हैं सच डेट। तो एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट, एक्स जो है प्राकृत संख्या है, एक्स प्राकृत संख्या है, संख्या। ठीक है, जो ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो अनंत तक होती है। तो चूंकि यहाँ 5 तक ही है तो हमको ब्रेक लगाने का जरूरत है, यहाँ पर हमको बताने का जरूरत है कि ये जो x है, x प्राकृत संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताने का जरूरत है कि x प्राकृत संख्या है, x जो है ये प्राकृत संख्या तो है, प्राकृत संख्या तो है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए कि x जो है लेस देन और इक्वल टू कितना है 5। देखिए ये जो साइन है कि 5 से छोटा है,
प्राकृतिक संख्या है लेकिन 5 से छोटा है, तो 1 2 3 4 ही तक रहना चाहिए था, लेकिन 5 के बराबर भी तो है, तो लेस देन और इक्वल टू, ये साइन कह रहा है जिधर एक मुंह रहता है छोटा वाला, मतलब एक छोटा है, मतलब यहाँ 4 तक है ना, लेकिन ये 5 के बराबर भी तो है, तो बराबर के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू। अगर 4 से 5 से छोटा रहता है तो हम x लेस देन 5 लिख सकते थे, लेकिन वैसा नहीं लिखाता है। लिखने का ये तरीका है कि अगर 5 से 5 तक है तो लेस देन और इक्वल टू 5, अगर 4 तक है तो लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसे करके लिखाता है। तो ये हो गया, ये जो फॉर्म है इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ऐसा नहीं कि दोनों दिया रहेगा। मान लेते हैं कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सेट है ए, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 0 1 2 3 4, या इसी को लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको बोलेगा आपको क्वेश्चन में, देखिएगा एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, उसमें पहला चैप्टर 1.1 में ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसमें आपको बोलेगा कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करें। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए लिखेंगे कि a इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, और ये क्या है, कौन सी संख्या, गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, एक्स सच डैट एक्स प्राकृत संख्या, और ये जो प्राकृत संख्या है तो अनंत तक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये 6 तक ही है, यानी कि एक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो ये इसका कहानी हो गया। तो ये बदलने का तरीका हो गया, एक क्वेश्चन समझने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या को जानना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संख्या को जानना, या जो संख्याएं होती है उसको जानना आपको अति आवश्यक है, अगर इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझना है। तो जान लीजिए, मैं संख्याओं के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता है। सबसे पहले कौन सा संख्या होता है, पहला जो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप इंग्लिश नोट करके कहीं से सर्च उच मार के लिख लीजिएगा, बोल रहे किए हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। होता क्या है प्राकृत संख्या, तो जो गिनती की संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। दूसरा देखिए, दूसरा जो है ये होता है पूर्ण संख्या। दूसरा जो होता है ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या होता क्या है, होल नंबर होता क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो है उसमें अगर एक जीरो लगा देंगे तो संख्या पद्धति में जितने संख्याओं का हम यूज करते हैं वो पूर्ण हो गया। संख्या पद्धति में हम लोग जितने संख्याओं से हम लोगों का पारा पड़ता है, सिर्फ इसमें जीरो ही कम रहा था। 1 से 9 तक तो था, अगर जीरो रहेगा तो हमारा काम कंप्लीट। उससे ज़्यादा तो हम यूज नहीं करते, 1 से लेके 9 तक यूज करते हैं और जीरो यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें जीरो अगर लगा दिए तो ये बन गया पूर्ण, इसीलिए इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। 3 4 5 डॉट 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 जहाँ तक जाए। तीसरा जो संख्या होता है पूर्ण के बाद, अब यहाँ तक अगर हम माइनस वाला भी यूज करते, देखिए जीरो से अनंत तक तो हो गया, लेकिन जीरो से पहले, तो जीरो से पहले अगर जाएंगे तो पूर्णांक, उसको बोलेंगे पूर्णांक। यानी अब हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। जेड से सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इसको जेड से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या इक्वल टू, देखिए ये सारा पूर्ण संख्या और नेगेटिव वाला सारा संख्या, यानी धनात्मक ऋणात्मक सारा मिला देंगे तब पूर्णांक हो जाएगा। यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें एक चीज बताएंगे कि देखिए इसमें दो चीज और आता है। एक आता है कि धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन दो चीज बाद में और बताएंगे। धनात्मक और ऋणात्मक तो समझ गए हैं, एगो होता है अधनात्मक। देखिए धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आ गया धनात्मक में आ गया। और ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, तो -1 -2, लेकिन जीरो कहीं नहीं आया, तो जीरो को कहाँ से लाएंगे भाई। तो जीरो के लिए हम लोग दो चीज और सीखेंगे, बाद में बताएंगे कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा एक होता है अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक में चौथा हम लोग जान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो इसको जेड प्लस से सूचित करेंगे, यानी इसमें
यहाँ देखिए एक के बाद जो प्लस वाला है यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और पांचवा देख लीजिए ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी बताइए। तो इंग्लिश में बोलेंगे ऋणात्मक को नेगेटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, पूर्णांक यानी इंटीजर्स और संख्या यानी नंबर, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे -5 यहाँ अनंत से आ रहा है, इधर अनंत से आ रहा है, आपको अनंत से आ रहा है -5 -4 -3 -2 -1 डॉट 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 डॉट, ये -1 तक है ना, और इधर अनंत तक जाएगा। लेकिन देखिए जीरो कहीं नहीं आया, तो जीरो को हम लोग लाएंगे अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक में जो आगे आएगा। चलिए पांचवा हम लोग छठा देख लेते हैं। छठा जो संख्या पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर जो p बटा क्यू के रूप में हो, जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में हो, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब समझिए बात को, p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में तो हो, और जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब जैसे 4/5 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, ठीक है, 0/1 हो सकता है, लेकिन ये सब हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा। तो इसीलिए कहा है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, q इक्वल टू नॉट जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। q इक्वल टू नॉट जीरो, p इक्वल टू जीरो हो सकता है लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये हो गया परिमेय संख्या। एक होगा अपरिमेय संख्या, वो आगे बताएंगे। और फिर सब मिला जुला के बनेगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये सारे को मिला देंगे तो हो जाएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। चलिए इतना आप समझ गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये सारा नंबर, सारा संख्या का यूज होगा, सारे नंबर हैं, सारे संख्याओं का यूज होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, आगे है कि हम लोग बात करेंगे कि परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय होता क्या है, परिमित समुच्चय होता क्या है। देखिए परिमित समुच्चय वे समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय वे, लिख लीजिएगा आप लोग नोट करके लिख सकते हैं परिमित समुच्चय है क्या, तो फाइनाइट सेट है क्या। तो परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, तो वो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट है ना, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट जिसमें वैसा समुच्चय, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट वैसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या गिन सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम कह रहे हैं कि a है और ये जो 1 2 3 4 है डॉट डॉट 100 तक है, ठीक है, तो बताइए ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। तो ये परिमित समुच्चय, क्यों, क्योंकि आप अवयव का संख्या गिन सकते हैं, लिखा हुआ है कि 100 तक है, आराम से गिन सकते हैं चाहे तो, है ना। इसी को अगर हम, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, समुच्चय निर्माण विधि में हम लिख सकते हैं कि x सच डेट x, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जो x लेस देन और इक्वल टू 50, ठीक है, तो हम इसको गिन सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि x प्राकृत संख्या है और 50 से कम है इसका वैल्यू, है ना, 50 तक इसका वैल्यू है, तो आराम से गिन सकते हैं। ये हो गया परिमित समुच्चय, ठीक है। अब हो गया अपरिमित समुच्चय, अपरिमित जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं वो होगा अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट। लिख लीजिए अपरिमित समुच्चय। देखिए कि वैसे समुच्चय, देखिए एक चीज और कि परिमित समुच्चय में जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी आता है। कैसे, देखिए रिक्त समुच्चय, कोई रिक्त समुच्चय इसमें कोई अवयव ही नहीं है, ये रिक्त समुच्चय यानी a इक्वल टू 5 है, ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो ये परिमित कैसे हो गया भाई, तो इसीलिए परिमित हुआ कि इसमें हम पता है ना हमको कि कोई भी माने अवयव नहीं है, ये तो हमको पता है, ये हमको गारंटी है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है, ये हम लोगों को 100% गारंटी है कि इसमें देयर इज नो एनी मतलब अवयव जो है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमको नोन है, हमको पता है कि इसमें कितना अवयव है, नहीं है तो ये परिमित हो गया। अगर नहीं पता रहेगा तो वो अपरिमित हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं,
हम अगर कह रहे अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। अपरिमित समुच्चय वैसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वैसे समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते हैं अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए कि एक समुच्चय ए है या एक समुच्चय बी है और इस समुच्चय में 1 2 3 4 डॉट 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 दे दिया है, प्राकृत संख्या। अब आप बताइए प्राकृत संख्या दिया है, अब ये कहाँ तक जाएगा आप कैसे आपको पता है? नहीं पता है, नहीं पता, यानी ये जो है अपरिमित समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए उसी तरह से मान लेते हैं कि एक समुच्चय बी है और इसमें मान लेते हैं एक समुच्चय सी है। इसमें दिया हुआ है कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या तो बोल दिया, कहाँ तक जाएगा प्राकृत संख्या आप कैसे जानेंगे? उसी तरह से बोल दिया एक समुच्चय डी है, बोल दिया x सच डेट x एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो कहाँ तक जाता है कोई पता नहीं है, यानी ये जो है अपरिमित समुच्चय है। इसमें हम अवयव भैया नहीं गिन सकते हैं, है ना। तो जो इसमें हम अवयव नहीं गिन सकते हैं वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। जिसमें अवयव हम नहीं गिन सकते हैं वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, और जिसमें अवयव गिन सकते हैं वो हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इतना हम लोग जान लिए, इससे ये पूरा एक चैप्टर आपका बन जाएगा। आप ट्राई करिएगा, अगला वीडियो में हम सारा का सारा क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। ये जितना भी बताए हैं इससे आपका एनसीईआरटी का 1.1 पूरा चैप्टर बन जाएगा। अगर नहीं बना तो अगला दिन हम इसका सारा क्वेश्चन फिर से सारा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो ज़्यादा नहीं करना है, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो बनाना है, ताकि आप ऐसे बोर तो नहीं होंगे, हमको पता है, लेकिन आधे घंटे का वीडियो रहेगा, आपको भी पढ़ने में तोड़ तोड़ के मज़ा आएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो रहने से आदमी को मज़ा नहीं आता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप कोशिश करिएगा। उसमें यही रहता है कि कौन सदस्य है कौन सदस्य नहीं है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू यूज करना है, कौन परिमित समुच्चय है कौन अपरिमित समुच्चय ये जानना है, ठीक है। तो जैसे आप कहेंगे कि आपके क्लास के विद्यार्थियों की संख्या, तो बताइए आपके क्लास के विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है ना? ऐसा तो नहीं है कि अनंत हो सकता है, पता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बोल दिए, उसी तरह से कुछ ऐसा चीज़ मान लेते हैं, हम कहेंगे कि भारत में प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या। अब ये कोई पता है कितना प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए कि परिमित अपरिमित है क्या। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले आपका फ़र्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 11th-12th का वीडियो पढ़ाएं, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, साथ में आपका जो है कॉम्पिटिटिव का चलेगा। देखिए छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, सफलता मिलेगी। ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा, हम एक दिन सफल होकर रहेंगे। तो इसी के साथ फिर आपसे विदा लेते, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।